हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज जो हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर है, जो कि आजकल सीटेट उससे रिलेटेड उस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये जो सीटेट का जो प्रीवियस ईयर है हिंदी पेडागोजी का, ये हमने लिया है सीटेट अगस्त में जो हुआ था 2023 में, उसका है यानी ऑफलाइन पेपर का है। और अगस्त में जो 20 अगस्त को पेपर हुए थे उसका है। तो हम देखेंगे कि सीटेट ने किस तरह के पैटर्न में चेंजेस लाए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। नए तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को इस वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो को, क्योंकि ये जो नए तरह के क्वेश्चन है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे जो आने वाले सीटेट है जुलाई 2024 में, उसके लिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, लेकिन आपको बने रहना है, क्योंकि आपको 15 आउट ऑफ 50 हिंदी पेडागोजी में लाने की कोशिश करनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, कि हिंदी पेडागोजी का पहला प्रश्न जो कि क्या पूछता है ना। चलिए तो चलिए फिर बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, कि हिंदी पेडागोजी का पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि भाषा 1 से है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाता है ना। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। यानी एक बच्ची का कथन है कि वो बच्ची क्या बोलती है, एक लड़की क्या बोलती है कि मेरा पूरा फोकस किस पे रहता है, भाषा पे रहता है, लैंग्वेज पे रहता है, और इस चीज को मैं क्या करती हूँ, इस चीज का पूरा ध्यान रखती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं, है ना। इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो या नहीं। तो क्या ये परभाषा व्यवहार है यानी ट्रांसलैंग्विंग है, क्या ये याद करना है, या पुनरुक्ति करना है यानी दोहराना है, या स्वनिरीक्षण है। ये बच्ची यहाँ पे कर क्या रही है, इस बच्ची के कथन से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये बच्ची क्या कह रही है। देखिए ना ये परभाषा व्यवहार है, ना ये याद करने की बात कर रही है, ना ये पुनरुक्ति यानी दोहराने की बात कर रही है, ये स्वनिरीक्षण कर रही है। स्वनिरीक्षण का मतलब वे अपने ही भाषा का क्या कर रही है, खुद से क्या कर रही है, निरीक्षण कर रही है, खुद से चेक कर रही है अपने भाषा को चेक करके वो बोलती है कि वो सही बोल रही है कि नहीं। इस चीज का उसका पूरा ध्यान है, पूरा उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये क्या है, स्वनिरीक्षण का ये पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। 92 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, कविता गा रहे हैं, यानी छोटे बच्चे की बात हो रही है। यह मेरी नाक है और यह मेरे कान है ना। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। यानी क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्या बोल रहे हैं, यह मेरी नाक है तो नाक को टच करते हैं, और बोलते हैं जब यह मेरी कान है तो वो कान को टच करते हैं या कान को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो ये सिखाने का काम कौन कर रही है, अध्यापिका कर रही है। अध्यापिका भी साथ में कर रही है उन लोग के, कि यह मेरी नाक है तो नाक को पकड़ ली, यह मेरी कान है तो कान को पकड़ ली। तो ये किस विधि का है, यानी कौन सा ये मेथड यूज कर रही है अध्यापिका, यहाँ पर आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है विभिन्न दर्शनग्राही, दूसरा है श्रवण भाषिक, तीसरा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, या चौथा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो ये देखिए, ये है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। आपने इंग्लिश में एक मेथड सुना होगा, है ना, वही है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, है ना। समग्र यानी टोटल, प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स, भौतिक यानी फिजिकल, और टोटल यानी समग्र, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में हमने मेथड पढ़ाया है। मैंने, आप वीडियो में जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में बनी हुई है मेथड ऑफ टीचिंग में इंग्लिश में। तो उसमें मैंने बताया है कि जब बच्चे अपने फिजिकल मूवमेंट के थ्रू कोई भी एक्टिविटी या कुछ चीज सीखते हैं, है ना,
फिजिकल मूवमेंट का यूज करके। आप छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, एक पोयम है हेड शोल्डर नीज एंड टोन, तो उस अंग को उस पार्ट को वो छूते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने फिजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू, अपने फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू किसी चीज को याद करते हैं, किसी चीज को समझते हैं। तो ये होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ठीक है, देखिए अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना न्यू पैटर्न में, एक दो जो पिछले एक दो सीटेट का आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो वो पूरा का पूरा इंग्लिश पेडागोजी का ट्रांसलेशन है, यानी जो भी इंग्लिश पेडागोजी है उसका टोटल ट्रांसलेशन आपको हिंदी पेडागोजी में मिलेगा। इसीलिए जो आपको वर्ड जो मिल रहे हैं ना वो नए देखने को मिल रहे हैं, है कुछ ऐसा नया नहीं। अगर आप इंग्लिश पेडागोजी को अच्छे से पढ़ोगे तो हिंदी पेडागोजी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि टोटल ट्रांसलेशन है इंग्लिश पेडागोजी का हिंदी पेडागोजी में। इसीलिए आपको नए नए वर्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, और मिल सकते हैं आगे भी, तो इस चीज का आप ध्यान में रखना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, विद्यार्थी पिछली इकाई के शब्द लेकर 5 प्रश्न के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है। यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, जो लेसन पढ़ा दिया गया, जो इकाई पढ़ा दी गई है उसमें से 5 प्रश्न लिया है इन्होंने, और 5 प्रश्न लेकर ये क्या करते हैं, उसकी उत्तर यानी उसका जो आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। और उस आंसर देने की कोशिश के दौरान ये क्या कर रहे हैं, अपने सवाल जो उनका जो क्वेश्चन है, उनका जो प्रश्न है, वो अपने क्या कर रहे हैं, अपने जो सहपाठी है ना, जो अपने फ्रेंड है, जो पीयर है, उसके साथ एक्सचेंज भी कर रहे हैं। यानी अदला बदली का मतलब यहाँ पे क्या है, वो अपने क्वेश्चन को एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को एक्सचेंज कर रहे हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये किसका उदाहरण है, यानी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न उत्तर दिया जा रहा है और एक दूसरे से क्या किया जाता है, एक करेक्शन कराया जा रहा है कि लो मैंने इस उत्तर का ये आंसर दिया, तुमने क्या दिया, और एक दूसरे के आंसर को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये क्या सहपाठी यानी पीयर असेसमेंट है, क्या यह स्व आकलन है, या पृष्ठिक पोषण है यानी फीडबैक है, या पठन आकलन है। तो ये देखिए ये सहपाठी आकलन इसको कहा जाएगा। सहपाठी का आकलन का मतलब है पीयर असेसमेंट। असेसमेंट में मैंने बताया है कि जब आपके सहपाठी जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सहपाठी यानी पीयर बोलते हैं। जब आपका आकलन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पीयर असेसमेंट, और हिंदी में क्या कहते हैं, सहपाठी आकलन। फीडबैक को क्या बोलेंगे, पृष्ठिक पोषण कहेंगे। स्व आकलन यानी खुद से आप करेंगे, यानी सेल्फ असेसमेंट को क्या बोलते हैं, स्व आकलन। तो यहाँ पे सहपाठी के साथ एक्सचेंज हो रहा है, यानी अदला बदली हो रही है, तो ये सहपाठी आकलन होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती हैं जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा में उस शब्द और वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। विद्यार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। यानी वहां पे बच्ची जो है वो क्या करना चाह रही है ना, यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आखिर वो है क्या, है ना। बच्ची क्या कर रही है, टीचर बुलाती है, ऐसा आपने क्लास में या आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि आप क्या बोलते हैं, एक होता है आपको पर्ची दी जाती है और पर्ची में किसी चीज का नाम, किसी एक्टर का नाम लिखा रहता है, और उस एक्टर के नाम या उस एक्टर की मूवी का नाम लिखा रहता है, और उस मूवी से रिलेटेड जो भी चीजें आपको याद रहती है उस तरह के हाव भाव आप अपने शारीरिक अंग के द्वारा, अपने हाथ पैरों के द्वारा, अपने इशारों के द्वारा आप अपने सहपाठी को दिखाते हो, और सहपाठी आपके जो एक्टिविटी है उसको पहचानते हैं। आपको वहाँ बोलना नहीं होता। इस तरह की एक्टिविटी आपने भी रियल लाइफ में की होगी। तो वही ये कर रही है कि ये चीज उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आखिर क्या है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको बताना। जब मैं गतिविधि बोधक तरीके से
संकलन करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद होता है। तो जो बच्ची है वो क्या कहना चाह रही है यहाँ पे, क्या वो गतिविधि तरीके से अगर वो करती है किसी भी काम को तो उसको अच्छी तरीके से याद होता है, ये कहना चाह रही है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद आता है। देखिए देखने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, वो क्या करिए फिजिकल एक्टिविटी करके, है ना, शारीरिक अंग के द्वारा, है ना, एक्शन के द्वारा वो बच्चों को अपनी जो कार्ड में लिखा हुआ है जो भी चीज़ उसको वो बताने की कोशिश कर रही है। वो सुनने का भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, कह रहा है जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से है। तो सुनने और देखने की तो यहाँ पे बात हो नहीं रही है। अब या तो ऑप्शन पहला होगा या तो ऑप्शन चौथा होगा। जब मैं कोई कार्ड से वाक्य याद करती हूँ, अच्छा वाक्य को तो याद करना ही नहीं है, वो तो उस कार्ड से वाक्य को देखती है और उस तरह से एक्टिविटी कर रही है। तो यहाँ पे भी ये भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिंपली ये हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे करेक्ट होगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संकलन करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद हो जाता है। यानी मैं जब एक्टिविटी करती हूँ तो वो बहुत अच्छी तरीके से उस भाषा के बारे में मैं उसे समझ जाती हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है वो देखते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको कथन पढ़ना है और सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है, यानी चूज करना है आपको। अभिकथन मतलब होता है असर्शन और तर्क मतलब होता है रीजन। यानी असर्शन रीजन पर क्वेश्चन अभी बहुत बन रहे हैं, चाहे वो सीडीपी हो, इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी हो या ईवीएस हो, है ना, या मैथ्स हो। तो असर्शन रीजन पर आपको ध्यान देना है। पहला क्या बोलता है, असर्शन क्या बोलता है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या बोल रहा है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे, यानी जैसे ही बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ भाषा के साथ प्रवेश करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ अपनी मदर टंग के बारे में उनको नॉलेज होता है। कहा जाता है ना कि बच्चे जब भाषा में, हमने पढ़ा है कि जब भी बच्चे स्कूल में उनका एडमिशन होता है तो कुछ ना कुछ अपनी भाषा से रिलेटेड, अपनी आयु से रिलेटेड उनको उतना बेसिक्स नॉलेज होता है, उस नॉलेज के साथ प्रवेश करते हैं, है ना। वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि बेसिक नॉलेज होती है उनके पास, क्योंकि घर में भी तो कुछ ना कुछ सीखते ही है, भले ही इनफॉर्मल तरीके से आप घर में सीखिए, है ना, भले ही मदर टंग पर आपका फोकस रहता है, लेकिन सीख कर तो कुछ आते ही हैं बच्चे। ऐसा थोड़ी ना कि बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं, आते ही। तो वही बोला जा रहा है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा में सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। यानी जितनी उनकी आयु होती है, जितनी एज अकॉर्डिंग उतना वो जानते हैं। तो ये कथन तो सही है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है, तर्क क्या बोल रहा है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधताएं, यानी भाषिक और सांस्कृतिक विविधता यानी लैंग्वेज और संस्कृति यानी कल्चर की विविधताएं हैं, यानी डाइवर्सिटी के बारे में के कारण अपनी योग्यता को प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, आप क्लासरूम में आते हैं तो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज और बोलने वाले बच्चे, यानी अलग अलग संस्कृति यानी अलग अलग कल्चर के बच्चे मिलते हैं। तो उसके कारण वो उनका जो अपनी कैपेबिलिटी है, उनकी योग्यता है, उसको वो शो नहीं कर पाते, वो प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, विभिन्न अलग तरह का मल्टीलिंगुअल की बात हो रही है, यानी भाषिक और सांस्कृतिक अलग अलग कल्चर के बच्चे जब क्लास में रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनसीएफ भी बोलता है कि हम एज अ रिसोर्स यूज करते हैं। बहुभाषिता कभी भी क्लासरूम में नेगेटिव रोल प्ले नहीं करती है। बहुभाषिता को हमको एज अ रिसोर्स लेना है ना, क्लासरूम में। और वो कभी भी बच्चे को क्या बनाती है, बच्चे को क्रिएटिव बनाती है, बच्चे में बहुत सारे चीज जोड़ती है। तो यहाँ पे बहुभाषिता को नेगेटिव रूप में बताया है कि वो बाधा डालती है बच्चे के किसमें, योग्यता में, तो प्रदर्शन नहीं करने देती है। तो ये गलत होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहला सही है और दूसरा गलत है। किस ऑप्शन में है पहला सही है और दूसरा गलत है, यहाँ पे पहला गलत, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, पहला तो सही होगा। यहाँ पे दोनों सही तो होगा नहीं, है ना। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है दोनों सही है परंतु ए और ए ये भी गलत है ना, दूसरा पूरा का पूरा गलत है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, यानी असर्शन यानी अभिकथन आपका सही है लेकिन तर्क आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
96 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए अभी जो हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी रिसेंटली जो आ रहा है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को फास्ट कीजिएगा, है ना। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, यानी कक्षा 5 में एक मंजीत नाम का बच्चा है, अपने अध्यापक से अलग तरीके से बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से, और 2 वर्ष बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है, यानी अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से ये बात करता है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह करना चाहिए, यानी इससे मतलब क्या है, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर रहा है, तो उसको पता है कि समाज में किस तरह से, कहाँ पर, कैसे भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है। ये क्या है, भाषा के इस गुण को आप किस रूप में जानते हैं, यानी ये है क्या, ये वाक्यगत है या प्रगतिवाद है या अर्थगत है या उपयोगितावाद है, तो इसको हम बोलते हैं उपयोगितावाद। जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में आप लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उपयोगितावाद। और आपने प्रैग्मेटिक का आपने बात सुना होगा, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से आप बात करते हो तो उसको हम बोलते हैं उपयोगितावाद या प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। अब मैंने एक पढ़ाया है जिसमें पढ़ाया है, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, ये सब रूल्स बताए हैं, उसमें मैंने इस चीज को बताया है इंग्लिश पेडागोजी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उनकी बच्ची जो है कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क यानी बड़ों से सुना है और ना ही अपने भाई बहन से सुना है ना। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाता है, यानी वो एक माँ है जो कि क्या है, परेशान है क्योंकि उसकी जो बच्ची है ऐसे वर्ड को यूज कर रही है जो कि ना उसके परिवार में बोला जाता है, ना उसके घर में कोई बड़े बोलते हैं, ना उसके आसपास में कोई बोल रहा है, ना उसके भाई बहन बोलते हैं। तो वो आश्चर्य है कि ये बच्ची मेरी जो है वो बच्ची बोल रही है, यानी कि वो किसी का नकल करके बोल रही है, तो वो आखिर कहाँ से क्यों बोल रही है, ये उसकी माँ की क्या है, उसकी माँ की चिंता की बात है, परेशान है माँ उसकी। तो वो आखिर क्या है, इस यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी माँ कह रही है कि बच्ची जो है वो बच्ची, यहाँ पे देखिए ये इस लाइन को ध्यान में दीजिएगा, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो उसका यह मत जो है किसके प्रतिध्वनित मेल खाता है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वहां पे उसकी माँ का मानना है कि ये बच्ची जो मेरी है अनुकरण द्वारा, नकल के द्वारा सीखी है, लेकिन घर में इस तरह से कोई बात नहीं करता, तो आखिर सीखी क्या है, क्या ये बहुभाषिता को बता रही है उसकी माँ, यह सहजवाद यानी प्रगतिवाद को बता रही है, क्या ये व्यवहारवाद से मेल खा रहा है, ये रचनावाद से खा रहा है। तो ये देखिए जहां पर अनुकरण विधि आ जाए ना, इमिटेशन आ जाए ना, जहां पे आप नकल करके किसी को देख के सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट में किसी को देख के सीखते हैं, वो होता है व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का यहाँ पे बात हो रहा है। और बिहेवियरिस्ट कौन थे, हम लोग स्किनर के बारे में हमने पढ़ा है, थॉर्नडाइक, वॉटसन का नाम हमने सुना है, वो क्या थे, व्यवहारवादी थे। और उनका मानना था कि बच्चे अनुकरण विधि के द्वारा, नकल के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं। तो बच्ची कहाँ से सीख रही है, स्कूल में कोई ना कोई ऐसा है जिसको वो देख रही है और उसको देख के वो सीख रही है ना। घर में तो कोई है नहीं, यानी बाहर स्कूल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की बातें करता है, उसी को वो देख के सीखती है। बच्चे को उसके पीछे की लॉजिक नहीं पता होती है। आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा कि आपके घर के बच्चे जो हैं ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो आपके घर में यूज नहीं करता, स्कूल से आते हैं और वैसे वैसे वर्ड घर में बोलते हैं। इसका मतलब है कि स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है, स्कूल में कोई ऐसा पर्सन है जिससे वो सीख के आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं व्यवहारवाद, इमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 98 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, ठीक है। 98 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोलता है कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक
पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और बाद में उसके बाद के एकेडमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करते हैं। यानी उस कौशल के समूह को क्या कहेंगे, है ना, वो किस तरह का कौशल है जो कि औपचारिक पठन निर्देशन से पहले होता है। यानी फॉर्मल जो आप पठन यानी फॉर्मल रीडिंग से पहले आप उस चीज के समूह को क्या करते हैं, विकसित कर लेते हैं। और जब आप रियल एकेडमिक वाले पढ़ाई में आप घुसते हो तो वो क्या करता है, बुनियाद प्रदान करता है। बुनियाद प्रदान करते हैं, वो बेसिक्स बन जाता है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित करते हैं। यानी कि उस कौशल को क्या कहेंगे, जब बच्चों की फॉर्मल, जैसे क्या होता है घर में क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, बच्चे ना फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ते हैं ना, इनफॉर्मल होता है, और स्कूल में फॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। तो फॉर्मल जो आपकी पठन है उसको शुरू करने से पहले इनफॉर्मल तरीके से बच्चे कुछ कौशल डेवलप करते हैं। और ये इनफॉर्मल कौशल जो है वो उनकी जो बेसिक्स का काम करती है, यानी बुनियाद का काम करती है जब वो अपने एकेडमिक में फॉर्मल पढ़ाई या फॉर्मल ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करते हैं। उसको क्या बोलेंगे, यानी पहले जो उन्होंने पठन सीखा होगा वो क्या है, तो वो क्या उद्गामी साक्षरता है, या उद्गामी इमर्जेंट समाधान है, या उद्गामी पाठ्यचर्या है, या उद्गामी गुणधर्म है। तो ये उद्गामी साक्षरता इसको हम बोलते हैं, नहीं, उद्गामी साक्षरता इसको बोलते हैं, यानी लिटरेसी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको उद्गामी साक्षरता कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है 99 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तक से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। दादी नानी की बात हो रही है। घर में देखोगे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहानियां सुनाते हैं, अक्सर दादी नानी सुनाती हैं। तो कैसे सुनाती है, अपने छोटे बच्चों की पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं, ठीक है ना। वो बच्चों की बुक्स ले लेती हैं और उसमें जो कहानियां दी रहती हैं उसको पढ़ती हैं और सब बच्चों को समझाती हैं, है ना। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित करवाती हैं। तो वो दादी नानी क्या कर रही हैं, उस पुस्तक में जो भी कहानियां लिखी हैं उसको पढ़ रही हैं, समझा रही हैं। तो उससे नए विचारों से बच्चों को क्या करा रही हैं, यानी नए थिंकिंग से बच्चों को क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस करा रही है, परिचित करा रही है, ठीक है ना। और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संकलन कर रहे हैं, और बच्चे भी क्या कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में जो ये कहानी सुनने का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, संकलन करते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है, ये कौन सी तकनीक है ना, जहां पर एक पढ़ रहा है और एक पढ़ रहा है, दूसरा सुन रहा है, एक सुना रहा है और दूसरा सुन रहा है, और एक दूसरे का क्या हो रहा है, वहां पे नए विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब यही है कि नए विचारों का, पुस्तक में जो नए विचार दिए हैं उसको क्या करें। अब दादी तो पुराने जमाने की है तो उनको भी नए विचार पढ़ के समझा रही है, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि नए विचार कैसे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं। तो वो है क्या वो स्वस्वर पठन है। स्वस्वर पठन किसको कहते हैं, जब आप तेज लाउड रीडिंग करते हो ना, तो वो सस्वर पठन होता है। मॉडल पठन क्या होता है, मॉडल पठन यानी आप किसी को देख के, आप किसी को मॉडल बना के, किसी को कोई सामने है और उसको आप मतलब आइडियल बना के जब पढ़ते हो तो वो मॉडल पठन हो। ये साझा पठन, और दूसरा है संभाषिक पठन। तो ये है साझा पठन जिसको शेयर्ड रीडिंग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेयर्ड रीडिंग बोलते हैं। यानी शेयर रीडिंग हो रही है, क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर हो रहा है यहाँ पे, है ना, रीडिंग का, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन बोलता है पठन सिखाना वह उपागम है जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम यानी फोनिंग की बात हो रही है, तो शुरू किया जाता है और
जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने के लिए पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है और इस उपागम को क्या कहेंगे। यानी उपागम का मतलब यहाँ पे ये क्या, कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है। उपागम का मतलब है मेथड को क्या बोलेंगे, ये पढ़ना सिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहले क्या किया जाएगा, वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण से क्या बोलो, फोनीम यानी स्वनीम की बात हो रही है, यानी वर्ड की ध्वनि को पहचानेंगे, ध्वनि से शब्द बनाएंगे, शब्द से फिर क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, वाक्य से फिर पैराग्राफ बनाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि छोटे से बड़े की ओर जाना है। यानी क्या है, पहले हम शब्द अ पढ़े है ना, फिर अ की ध्वनि को समझा, ध्वनि से फिर बहुत सारे शब्द मिलेंगे, शब्द मिलके फिर बहुत सारे वर्ण मिलेंगे, है ना। सबसे पहले वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण की ध्वनि को समझेंगे, वर्ण की ध्वनि को समझने के बाद फिर आप क्या करोगे, बहुत सारे वर्ण को मिला के क्या करोगे, एक शब्द बनाओगे, सार्थक शब्द बनाओगे, और बहुत सारे सार्थक शब्द मिलके एक सार्थक वाक्य बनाएंगे। सार्थक यानी जिसका अर्थ है ना। तो ये क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर आप जा रहे हो, है ना। तो उसको आप क्या कहेंगे, ये उपागम कौन सा उपागम है ना। इस उपागम को आप क्या बोल रहे हो, ये पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये संरचनात्मक उपागम है, या शीर्ष अधिमुखी है, यानी टॉप डाउन अप्रोच की बात यहाँ पे हो रही है। उपागम यानी अप्रोच भी आप यहाँ पे कह सकते हो, या मेथड भी, ठीक है। अधोमुखी यानी बॉटम अप अप्रोच है, या समग्र भाषा उपागम है, यानी टोटल लैंग्वेज अप्रोच है ये, या मेथड है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, नीचे से ऊपर जा रहे हो। पहले शब्द बिला, फिर पहले अ पढ़े, फिर उसके बाद आम पढ़े, है ना। आम, अ से आम, आ पढ़े, फिर आम पढ़े, फिर आम, मैं आम खाता हूँ बनेगा। तो ये क्या हो, नीचे से आप ऊपर जाओगे तो ये होता है बॉटम अप उपागम, यानी अधोमुखी, है ना, अधोमुखी उपागम। यहाँ पे देखिए अभी स्टार्ट किया है ना सीटेट ने इस तरह के क्वेश्चन, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे बॉटम अप लिख दिया गया है ना। बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच आपने पढ़ा होगा। बाद में कुछ एक आध सालों के बाद वो ब्रैकेट में जो इंग्लिश वाले वर्ड वो भी देना बंद कर देगा, तो आपको हिंदी वाले पर ध्यान में रखेगा कि बॉटम अप अप्रोच को क्या बोलते हैं, अधोमुखी, और टॉप डाउन अप्रोच को बोलते हैं शीर्ष अधोमुखी, ठीक है। तो ये बॉटम अप अप्रोच की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। 101 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखेंगे, है ना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। फिर से यहाँ पे अभिकथन असर्शन आ गया और तर्क आ गया, यानी रीजन आ गया। ध्वनात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखने सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, ठीक है। अगला है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद कर देती है। यानी क्या है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन में ये वाला जो रीजन है ये क्या बोल रहा है, पहले ये वाला देखिए, ध्वनात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखने सीखने योग। ध्वनि यानी ध्वनि, देखिए क्या होता है ना, जैसे हम पढ़ते हैं नॉलेज, है ना, नॉलेज, तो नॉलेज को हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं NOWLEDGE, लेकिन जब हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नॉलेज। अगर हमको रियल स्पेलिंग नहीं पता होगी कि के साइलेंट है यहाँ पे, तो हम कैसे पढ़ेंगे, नौ, इस तरह से हम पढ़ेंगे, एन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो ये ध्वनात्मक, यानी सुनने में तो नॉलेज है, एन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लिखते हैं के से। वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखने सीखने में योग्यता मंद पड़ जाती है, तो ये गलत है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं। दूसरा है कि क्या आप वो अगर बोलते हैं उस तरह लिखेंगे तो क्या वो मंद पड़ जाएगी, तो ये तो गलत है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कारी वर्तनी का प्रयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की योग्यता को मंद कर देती है, तो ये भी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये सही है। जैसे क्या है कि आप गलत लिख रहे हो, है ना, बोल कुछ और रहे हो, लिख कुछ और रहे हो, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला गलत दूसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो गया। यानी ध्वनात्मक वर्तनी क्या हो गया, ध्वनि से आपने नॉलेज जब तक आपने नॉलेज की स्पेलिंग नहीं देखी होगी तब तक आप नॉलेज को एन से लिखोगे, लेकिन जब आप स्पेलिंग देख लोगे तो नॉलेज क्या देखोगे, के से। उसी तरह से क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट हम पढ़ते हैं तो वो
इसमें क्या होता है ऑनेस्ट। अगर जो बच्चे नहीं, ध्वनि क्या निकलेगी ऑनेस्ट, ONEST, लेकिन हम लिखते कैसे हैं हॉनेस्ट। तो ये रियल वर्तनी होगी और ये ध्वनात्मक वर्तनी हो गई। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ध्वनात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ये गलत है ना, मंद नहीं बढ़ती है, बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं, शुरू में उनको नहीं पता रहता लेकिन वो सीख जाते हैं, इससे मंद नहीं पड़ती है। और यहाँ पे क्या दूसरा ऑप्शन क्या रहा, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर, यानी पारंपरिक वर्तनी क्या हो गया ऑनेस्ट हो गया, पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कारिक वर्तनी, ये आविष्कारिक हो गया, खुद से बच्चे ने डेवलप किया, तब यह सही वर्तनी लिखने की योग्यता को मंद कर देती है। तो आविष्कारिक वाले से मंद हो जाती है। तो ये ऑप्शन, जो ऑप्शन ए गलत होगा, दूसरा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक 102 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। ठीक है, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधित नियमों का कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। यह समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? क्या है? नई भाषा सीखते समय जब आप टारगेट लैंग्वेज सीखते हो, है ना, तो वहां पे बहुत से विद्यार्थी क्या कहते हैं, अद्वितीय उच्चारण संबंधित नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। जब बच्चे आत्मविश्वास, उनको बोलने में दिक्कत आ रही है, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको लो फील करते हैं। बच्चे लो फील यानी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को आप कैसे दूर करोगे? जब जब उन्हें समस्या आएगा, उनकी गलती को सुधारना होगा। यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, नए शब्द को बोल रहे हैं तो उनका उच्चारण गलत हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस उसका लो हो रहा है। और उनके कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए क्या करोगे, इस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? तो जब जब वो गलती करेंगे तब तब सुधार करोगे। दूसरा है, बच्चे कक्षा में स्वर वाचन करेंगे तो उनकी वर्तनी सही हो जाएगी या उनका उच्चारण सही हो जाएगा। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। यानी बच्चों को कैसे सिखाओगे, बच्चे की उच्चारण विधि को कैसे सिखाओगे, कैसे बच्चे अच्छे तरीके से उच्चारण कर सके, प्रोनाउंसिएशन का यूज कर सके, तो आप खेल के थ्रू बच्चों को इस चीज को सुधार सकोगे। एक ऐसी गतिविधि, एक ऐसी खेल वाली गतिविधि, एक्टिविटी को आप डिजाइन करोगे जिसमें मौखिक अंतःक्रिया हो। यानी मौखिक का मतलब बोल के, अंतःक्रिया यानी आपस में बच्चे बोलकर सीख जाएं, एक दूसरे को सुन के बोल के सीखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काउंसलर के साथ विशेष वाक्य, यानी काउंसलर को बुलाओगे। देखो इतने, काउंसलर बहुत बाद में होता है जब बच्चे बोल नहीं पाते हैं, है ना, स्पीच थेरेपी के लिए बुलाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 103 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखेंगे। 103 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों की नई शब्दावली से परिचित कराती है। यानी नए नए शब्द से, नए नए वर्ड से परिचित कराती है कक्षा 3 की अध्यापिका। ठीक है ना, किसको? शिक्षार्थियों को, यानी स्टूडेंट को। अपने स्टूडेंट को क्या करती है, नए नए शब्दों से, यानी शब्दावली यानी वर्ड से क्या करती है, इंट्रोड्यूस करा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है? यानी नई शब्दावली सीखने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, आपको बताना है। पहला है कि अध्यापिका क्या करेंगी, श्याम पट पे शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों उसे याद कर ले। यानी क्या हुआ कि टीचर श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं और बच्चे उसको उतार कर याद करेंगे। दूसरा है, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चे की भाषा में उनके शब्दों के अर्थ बताएं। ठीक है। तीसरा है, अध्यापिका बच्चों को शब्द के ठोस परिभाषा बताएंगी। यानी आपको परिभाषा से दूर ले जाना है। क्या बोलता है, एनसीएफ बोलता है कि बच्चों को डिफिनेशन और रटाफिकेशन नहीं कराना। चौथा है, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द को अर्थ समझने की कोशिश करेगी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर क्या कॉन्टेक्स्ट में आप शब्द का अर्थ बताएगी, यानी संदर्भ में पढ़ाएगी। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या बोले कि अध्यापिका क्या करेगी, स्थिति विशेष यानी कॉन्टेक्स्ट में, यानी संदर्भ में
उस शब्द को बताएगी और उस शब्द का अर्थ जोड़कर बच्चों को समझाएगी। एक क्या है, एक तरह का माहौल क्रिएट कर देगी क्लास में और बोलेगी कि उस शब्द से रिलेटेड क्या बोलेगी कि आप कुछ ऐसा वाक्य बनाओ, कुछ ऐसी एक्टिविटी करो, संदर्भ में बताएगी। तो बच्चे नए नए शब्द क्या कर लेंगे, अच्छी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से सीख जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा, है ना। तो ये भी गलत है कि आप श्याम पट पे लिख दीजिए और बच्चे उसको उतार के रटेंगे, तो रटना तो नहीं है, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, भाषा सिखाना किससे संबंधित है। भाषा, किसी को भी भाषा सिखाना किससे संबंधित है। क्या ये कौशल है। देखिए, भाषा एक तरह का कौशल जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाषा सिखाने की बात हो रही है, किससे संबंधित है। ठीक है, क्या ये अर्जन है, क्या ये प्रतिक्रिया है, या ये उत्पादक है ना। तो उत्पादक का मतलब क्या, ये प्रोडक्ट है। प्रक्रिया का मतलब है प्रोसेस, है ना। यहाँ पे उत्पादक का मतलब होता है प्रोडक्ट है, ये है प्रक्रिया का मतलब है प्रोसेस है, अर्जन का मतलब है एक्विजिशन है, कौशल का मतलब है स्किल है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि भाषा सिखाना एक तरह की प्रक्रिया है, एक तरह का प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत लंबा है वो, और उसको समझने में टाइम लगेगा। देखिए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन अभी आ गए हैं, मेरे को समझाने में भी लगभग ½ एन आवर लग गए, है ना। तो आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है ना, कि ताकि आपको टाइम नहीं लगे, है ना। 105 नंबर का क्वेश्चन हमें अभी देखना है। क्या बोलता है यहाँ पर, पठन के तरीकों का, पठन को क्या करना चाहिए से मिलान करना। यानी यहाँ पे पठन का तरीका दिया है और यहाँ पे पाठक यानी पढ़ने वाले को क्या करना चाहिए उसका यहाँ पर बताया गया है। तो अनुमान क्या होता है, निष्कर्ष निकालना क्या होता है, अगला क्या है, अगला है संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना क्या होता है, गहन पठन क्या होता है, और ई है क्या कि पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान, है ना। तो मैं देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी A का 5 होगा। कैसे होगा मैं बताती हूँ। A का 5, A क्या बोल रहा है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, A का 5 B का 1। अब मिलाते हैं कि A का 5 B का 1 कैसे होगा। ठीक है, ए क्या बोल रहा है, अनुमान लगाना, है ना। और बी का 1, बी का निष्कर्ष निकालना। अब बी का निष्कर्ष निकालना कैसे होगा, लेखक कैसे लिखता है इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। यानी निष्कर्ष निकालना, यानी लेखक क्या कैसे लिखते हैं, यानी निष्कर्ष निकाल रहे हो आप, उसके आधार पर यह सुनिश्चित करना कि लेखक क्या महसूस करते हैं, ये निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, अनुमान लगाना यानी ए का 5 होगा, वो हम पढ़ेंगे। अनुमान लगाना का क्या होगा, पाठ सामग्री किस बारे में, है ना, किस बारे में ये है ना, यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो शीर्षकों और क्या है, चित्रों का जब प्रयोग लगाओगे तो उससे हमको अनुमान लगा लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि किस बारे में पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो A का 5 और B का 1 किसमें है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, A का 5 B का 1, देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही में है, इसी से आपका आंसर निकल गया, है ना। और A का 5 किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आप इसको आराम से इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।